सन 1634 की बात है, आज से 300-400 साल पहले। लंदन के अंदर एक रिवर है, थेम्स रिवर, और 1634 में ठंड इतनी ज्यादा पड़ती थी वहां पे कि वो रिवर पूरी बर्फ में कन्वर्ट हो चुकी थी। और उस टाइम के जो राजा हुआ करते थे वहां पे, किंग चार्ल्स फर्स्ट, उन्होंने अपने दरबार में ये ऑर्डर्स दिए कि भाई एक काम करो, मेला लगाते हैं इस थेम्स रिवर के ऊपर जो सॉलिड बन चुकी है। मेला लगा भी, बच्चे स्केटिंग कर रहे हैं, खिलौनों से खेल रहे हैं। ये हो रहा था 1634 में। और इसके कुछ दशकों बाद, मतलब 50-60 सालों बाद, 1709 में फ्रांस में 6 लाख लोगों की जान गई थी सिर्फ ठंड की वजह से। 6 लाख लोग जो है, वो गिनती जो है ना आज के टाइम पे भी इतनी सिग्निफिकेंट है, तो उस टाइम पे जब पॉपुलेशन इतनी नहीं होती थी, लाखों में ही होती थी, तो लगा के देख लो अंदाजा क्या हो सकता है। हमें सुनने में लगता है कि भाई यूरोप जो है वो कितना प्यारा कॉन्टिनेंट है, ठंड पड़ती है, बढ़िया मौसम रहता है, क्लाइमेट बढ़िया है, पर ये हमेशा नहीं था। स्पेशली 16th सेंचुरी, 15th सेंचुरी और 17th सेंचुरी के आसपास अगर आप यूरोप के अंदर पैदा हो रहे हो ना, तो आप बहुत बड़े बदनसीब हो। एक तो यूरोप के अंदर इतने लड़ाई झगड़े, इतने वॉर्स, कई बार तो एक छोटे से कंट्री के अंदर 2-2, 3-3 वॉर चल जाते थे। ऊपर से इन वॉर्स के साथ में इतनी ठंड, और इस ठंड में राजा वगैरह तो आप देख रहे हो कि थेम्स रिवर के ऊपर वो फेस्टिवल्स मना रहे हैं, पर ऑर्डिनरी इंसान की जिंदगी वो खुशनुमा नहीं होती उसमें, क्योंकि वो इंसान कहाँ तो अपना अनाज उगाएगा, ठीक है, एग्रीकल्चर करेगा, कहाँ अपने बच्चों को खाना खिलाएगा, और कहाँ अपने जो उसके कैटल्स होते हैं, शीप्स होते हैं, मतलब गाय भैंस बकरी, उनको कहाँ से फूड ला के देगा। ऑर्डिनरी इंसान के लिए ऐसी जिंदगी बहुत ही ज्यादा क्लोज टू हेल हो जाती है। देखो, एक तो ये है कि चलो एग्रीकल्चर नहीं हो रहा, फूड इतना नहीं मिल रहा, लेकिन किसी तरीके से मैनेज कर रहे हैं नॉन वेजिटेरियन फूड से या किसी तरीके से, लेकिन उसके साथ में प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ती जा रही थी। जैसे कि अब भाई आप इतनी ज्यादा गंदी ठंड में अगर रह रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको हीट चाहिए। हीट चाहिए मतलब आपको फ्यूल चाहिए। फ्यूल क्या था उस टाइम पे? लकड़ी, वुड, पेड़ काटना। यूरोप में इतने गंदे तरीके से पेड़ काटे जाते थे कि सन 1600 के स्टार्टिंग में इंग्लैंड के अंदर सिर्फ 7% लैंड ऐसा था जिसपे फॉरेस्ट लैंड बचा था, और आयरलैंड के अंदर सिर्फ 2%। जहां हम देखते हैं ना कि क्लाइमेट को लेके यूरोपियन कंट्रीज जो है वो बहुत सीरियस होता है, तो क्लाइमेट को बर्बाद करने का जो सीन है वो सो फार अगर आप रिसेंट हिस्ट्री में देखोगे तो वो यूरोप से ही शुरू हुआ था। और इनकी भी एक्चुअली बहुत ज्यादा गलती नहीं थी, क्योंकि भाई आपको हीट तो चाहिए। हर घर में टनों लकड़ियां जो है वो जलाई जाती थी, क्योंकि उनको नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए पानी गर्म चाहिए, खाना गर्म करने के लिए लकड़ी जलानी ही पड़ेगी। मार्केट में जो बिजनेस होते थे, जैसे कि भाई बियर बनानी है, अल्कोहल बनानी है, तो उसके लिए भी तुम्हें हीट चाहिए, लकड़ी जलानी पड़ेगी। अगर तुम्हें हथियार बनाने हैं या लोहे का कोई सामान बनाना है, औजार बनाना है, तो आपको लोहे को पिघलाने के लिए आपको लकड़ी जलानी पड़ेगी, या फिर चारकोल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उस टाइम पे जो आर्मी होती थी, जैसे नेवी होती थी, ब्रिटिश की नेवी, तो नेवी का एक शिप बनाने के लिए, रॉयल नेवी का एक शिप बनाने के लिए 2000 ओक ट्री काटने पड़ते थे, ओक के पेड़। और एक पेड़ जो है ना वो 100 फीट का होता है, ओक ट्री। तो आप 2000 फीट का मतलब लगा लो कि इनमें जंगल के जंगल काट के रफा दफा कर दिए। अब उस टाइम तक साइंस जो है वो इतनी डेवलप नहीं हुई थी कि ये समझ पाओ कि भाई नेचर को इतना नुकसान पहुंचाने से डायरेक्टली तुम्हें ही नुकसान होंगे। पर ये चीज तो ऑब्वियसली दिख रही थी ना कि लकड़ी काटते काटते जंगल खत्म हो रहे हैं और एक दिन लकड़ी बचेगी नहीं। और सिचुएशन ये थी कि जहाँ पूरी दुनिया में चाइना तो बहुत ही ज्यादा प्रॉस्परस कंट्री था, रिचेस्ट कंट्री, मतलब अकेला ही मेरे हिसाब से 30-40% ऑफ द जीडीपी दे रहा होगा दुनिया की। इंडिया भी सेकंड हाईएस्ट प्रॉस्परस कंट्री होगा, इवन आफ्टर के उस टाइम मुगल रूल था, शाहजहां जैसे रूलर्स थे, बट स्टिल इंडिया बहुत ही सही कर रहा था। कॉटन का हमारा बहुत बड़ा बढ़िया बिजनेस था, हम 25% जो कॉटन है पूरी दुनिया की वो हम सप्लाई करते थे। चाइना जो है वो सिल्क, पोर्सिलेन, ये सारी चीजें करता था। ओवरऑल एशिया जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। अफ्रीका अपनी जगह पे ठीक था, उसके अपने नेचुरल रिसोर्सेज थे। मिडिल ईस्ट अपनी जगह ठीक था। यूरोप एक ऐसी जगह थी जिसको आप लीस्ट पसंद करोगे अगर आपको कहीं अपना घर बनाना है तो। और पसंद करना तो छोड़ो, यहाँ पे तो यूरोप के कुछ एरियाज का सर्वाइवल भी मुश्किल था, क्योंकि अगर वुड बचा ही नहीं, लकड़ी बची ही नहीं, तो आप क्या करोगे उसका। सिचुएशन इतनी खराब थी कि जो लोग मरते थे ना इस ठंड की वजह से, हाइपोथर्मिया जैसी प्रॉब्लम्स से, तो ऐसे होता था कि कई बार लोग जो है वो चेयर पे बैठे और रात गुजरी और सुबह को जो है वो चल बसे। कई बच्चे सोए और सुबह को जग नहीं रहे। क्यों? क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा है कि वो इंसान की जान लेके चली जाती है और कोई कुछ कर नहीं पाता। इनफैक्ट सिचुएशन इतनी गंदी हो जाती थी कई बार कि उन लोगों का फ्यूनरल, उनको दफन करना है तो उनकी जो कब्र है उसको खोदने के लिए भी महीनों वेट करना पड़ता था, क्योंकि भाई जिन फावड़ों का आप इस्तेमाल करोगे, औजारों का, वो धरती में घुस ही नहीं रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर इतना डाउन है कि धरती में आप मारने की कोशिश कर रहे हो और वो फावड़े टूट जा रहे हैं। तो आपको बॉडी जो है वो सेफ रखनी पड़ रही है, ताकि जब ठंड कम होगी तब उनका फ्यूनरल कराया जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन से, ये 16th सेंचुरी के आसपास की बात है, यूरोप यहाँ से दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंट बनता है जस्ट 100, 150, 200 सालों में। और ब्रिटेन जो है वो दुनिया का ग्लोबल सुपर पावर कंट्री बनता है आने वाले टाइम में। और ये यूरोपियन कंट्रीज दुनिया के 80% धरती को अपनी कॉलोनी बना लेते हैं। क्या हो गया ऐसा? तो आज की जो वीडियो है वो यूरोप को ले गई है, और जो हम डिस्कस करेंगे, द टॉपिक गोज लाइक द राइज एंड द फॉल ऑफ यूरोप।
अब एक बात ध्यान रखना है कि जो भी मैं आपको यहाँ आगे बताऊंगा ना, उसके सारे जितने भी सोर्सेस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप आराम से पढ़ना, उनको एक्सप्लोर करना। मैं खुद हवा से कुछ भी अपना निकाल के नहीं ला रहा हूँ। अब खैर वैसे सोर्सेस की बात आई है तो अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई आप जो ये डीप रिसर्च है ये कहाँ से करते हो, कहाँ से लाते हो ये इन्फॉर्मेशन। चलो आपको मैं ना एक चीज क्लियर कर देता हूँ आज कि मैं अपनी जो रिसर्च है ना वो सोशल मीडिया से नहीं करता। मैं करता हूँ न्यूज़पेपर्स से, बुक्स से और ऑथोराइज्ड रिसर्च जर्नल्स से, क्योंकि इन डेप्थ जो आपको नॉलेज है ना वो सोशल मीडिया से नहीं मिल सकती। वहीं जो बुक्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, ये लोग एल्गोरिथम को चेज नहीं करते। इनकी जो यूएसपी है ना वो है कि एक्यूरेसी होनी चाहिए। इनकी प्रायोरिटी ही रिलायबल नॉलेज होती है जो इंसान को स्मार्ट बनाती है। और एक और चीज के जो लोग ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, उनका आर्टिकुलेशन मतलब वे ऑफ स्पीकिंग या वोकैबुलरी वो हमेशा ज्यादा बेटर होती है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरा जो दिन है ना वो न्यूज़पेपर से ही शुरू होना चाहिए। तो हालांकि मेरा जो काम है वो सोशल मीडिया से ही चलता है, पर फिर भी मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया अपनी जगह सही है और जरूरी भी है। लेकिन जो बुक्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, ये नॉन नेगोशिएबल है आज के टाइम पे भी, क्योंकि अपडेटेड रहना वो सोशल मीडिया बढ़िया करता है, पर अपडेटेड रहना विद एक्यूरेसी, विद प्रॉपर नॉलेज हमेशा एक लेवल ऊपर रहेगा। तो भाई वाली एडवाइस है, मान लो तो बढ़िया है। खैर वापस आते हैं अपनी लाइन पे। यूरोप के पास लकड़ी खत्म हो रही थी और फ्यूल की जरूरत तो थी। टेम्परेचर तो वो चेंज नहीं कर सकते, भगवान की मर्जी है वो तो। सिर्फ एक सोल्यूशन था सो फार जो विजिबल था, और वो था कोल। यूरोप की धरती के नीचे कोल बहुत सारा था और वो उन्हें पता भी कई हजार सालों से था। ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं था, पर प्रॉब्लम ये थी कि कोल को निकालने की साइंटिफिक प्रोसेस अवेलेबल नहीं थे। मतलब सिंपल माइनिंग करनी उनको आती थी, लेकिन कुछ ही फीट की माइनिंग करने के बाद में जमीन से पानी निकल जाता है और वो पानी जो है वो धीरे धीरे तेजी से और बढ़ता जाता है, और जितनी आप खुदाई करते हो तो जमीन के अंदर जो है वो टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो पानी जो है वो इस तरीके से बाढ़ लेके आता था कि कई सौ लोगों की जान चली जाती थी माइनिंग करने में। तो कोल जो भी तुम निकाल सकते हो वो थोड़ी थोड़ी सतह तक निकाल सकते हो, ज्यादा डीप जो है वो आप डिगिंग नहीं कर सकते। तो कोल जो है वो अपना काम कर रहा था, पर फिर भी जो मेजर सोर्स था वो लकड़ी ही थी, क्योंकि कोल इतना निकल ही नहीं पाता था। अब ऐसे में जब यूरोप के लोग जो है वो काफी डेस्परेट होने लग गए, और ये भी होने लग गया कि भाई लकड़ी जो है वो महंगी इतनी हो गई। मतलब जहां लकड़ी अगर मान लो 10 रुपए की मिल रही थी वो 100 रुपए की मिलने लग गई 1 किलो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब लकड़ी कम पड़ने लग गई तो महंगी हो गई। और इसी वजह से ना जो लोग अपनी लकड़ी जला के और कहीं अगर अपने घर में बैठे ना तो वो काफी लग्जरी वाला सीन होता था उस टाइम पे। आज के टाइम पे जो हम कहते हैं ना कि बोन फायर बहुत ही प्यारा लगता है, लग्जरी है, या घर में जो एक फर्नेस टाइप बना लेते हैं उसमें लकड़ी जल रही है वो बहुत ही प्यारा लगता है और वो लग्जरी है। एक्चुअली वो लग्जरी का जो माइंडसेट है वो यहीं से शुरू हुआ था। इंडिया जैसे कंट्रीज में तो कभी लिटरली ये जरूरत पड़ी ही नहीं, एक्सेप्ट सम हिल स्टेशंस, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। बस वो माइंडसेट वाली बात है कि उस टाइम वो लग्जरी थी तो वो बोन फायर भी एक स्पेशल चीज बन गया। खैर जो यूरोपियन लोगों की डेस्परेशन थी कि भाई किसी तरीके से हमें कोई ना कोई सोल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा। ऐसे में एक बंदा था थॉमस न्यूकमन। इस बंदे ने एक ऐसी मशीन बनाने की कोशिश करी। मशीन तो क्या थी, वो छोटा सा औजार था जिसमें उसने लोहे के सिलेंडर लगा दिए, पिस्टन वगैरह लगा दिए, और उसने किसी तरीके से एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि भाई कोल जो है ना जब वो जलेगी तो वो किसी तरीके से ऐसा प्रेशर डेवलप करेगी कि पानी जो है ना नीचे उसको वो ऊपर फेंक देगी आसमान की तरफ, और फिर उसे तुम बाहर निकाल सकते हो। कहने का मतलब कि किसी तरीके से उसने एक ऐसा औजार तैयार कर दिया कि माइन के अंदर से जहां से कोल निकाला जाता है वहां से पानी निकाला जा सके। अब ये औजार किसी काम का था नहीं। ऐसे इसकी जो एफिशिएंसी थी वो 10% से भी कम थी। मतलब 90% कोल वो जलाता था और वो वेस्ट हो जाता था। वो कोल जो है वो काम नहीं आता था, सिर्फ 10% कोल ही काम आता था कि वही वो थोड़ा बहुत पानी बाहर निकाल दे। ये एफिशिएंट तरीका तो नहीं है, लेकिन ये अकेला औजार जो है वो आगे आने वाले टाइम में यूरोपियन कंट्रीज को और स्पेशली ब्रिटेन को दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्रीज बनाने में इसका जो औजार का रोल है ना वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। इनफैक्ट आने वाला जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, जो ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे बड़ी चीज हुई है आज तक मेरे हिसाब से, उसका जन्म बहुत हद तक इस पर्टिकुलर औजार ने दिया। बात यह हुई कि जब एक बार एक ऐसा प्रोटोटाइप तैयार हो गया ना कि माइन से आप पानी निकाल सकते हो, हालांकि वो एफिशिएंट नहीं है, अभी 20, 30, 40 साल लगेंगे उसको और मेहनत करने में। जेम्स वॉट का नाम आपने सुना होगा, जिसे बोल देते हैं कि उन्होंने स्टीम इंजन का इन्वेंशन करा। एक्चुअली उन्होंने रिफाइन करा इस पर्टिकुलर औजार को जिसकी हम बातचीत कर रहे हैं, और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि कोल के द्वारा वो स्टीम प्रोड्यूस करते थे और फिर उसके बाद में जो खाने हैं, जो माइंस है, उनके अंदर से वो पानी को बाहर निकाल देते थे, और उसकी वजह से जो कोल की खदानें थी ना उनमें से बहुत ज्यादा मात्रा में कोल निकाला जाने लग गया और लकड़ी की जरूरत खत्म हो गई। अब इससे क्या हुआ, यहाँ से सिर्फ लकड़ी की जरूरत पूरी नहीं हुई, एक पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुआ। क्योंकि जैसे ही ये स्टीम इंजन बना
और कोल निकलना शुरू हुआ, तो उस कोल से क्या हुआ, उस कोल से ज्यादा से ज्यादा आयरन प्रोड्यूस हुआ। भाई ज्यादा आपके पास कोल होगा तो आप ज्यादा हीट प्रोड्यूस करोगे, ज्यादा हीट प्रोड्यूस करोगे तो बहुत सारे आयरन को आप एक साथ में मिला के और ज्यादा बड़ा तगड़ा आयरन बना सकते हो, लोहा बना सकते हो। ज्यादा तगड़ा लोहा बनेगा मतलब ज्यादा तगड़ा हथौड़ा बना सकते हो। बड़ा हथौड़ा बनेगा या ज्यादा लोहा आपके पास होगा तो आप उतना ही अच्छा स्टीम इंजन बना सकते हो। उतना ही अच्छा अगर स्टीम इंजन होगा तो फिर और ज्यादा कोल निकालोगे। एक तरीके से ये चेन रिएक्शन हो गई या फीडबैक लूप हो गई, जिसमें वो खुद ही आपस में एक दूसरे को इंप्रूव करते जा रहे हैं। और यूरोप का जो आयरन यानी कि लोहे को निकालने का या उसको पाने का जो रेशियो है वो दुनिया के कंपैरिजन में बहुत आगे पहुंच गया। यूरोप जो है वो बहुत रिच कॉन्टिनेंट नहीं था, चाइना, इंडिया और अफ्रीका ऐसे कंपैरिजन में वो बहुत ज्यादा रिच नहीं था, लेकिन ये जो लोहा उसके पास आया, इस लोहे से बहुत सारी इंडस्ट्रीज बनी, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट थी वेपन इंडस्ट्री। भाई लोहे से ही तो सारे वेपन्स बना रहे हो, लोहे से ही तो आपको हथियार बनाने हैं, गन्स, मशीन गन्स, कैनन्स, तोपें। जहाँ राजाओं के पास पैसा तो था और बहुत रिसोर्सेज थे, लेकिन उनकी जो बंदूकें थी या उनकी जो तलवारें थी वो ब्रिटिशर्स के कंपैरिजन में या यूरोपियन कंट्रीज के कंपैरिजन में बहुत कमजोर थी। और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो सिर्फ वेपन्स पे थोड़ी रुके, उस लोहे का इस्तेमाल उन्होंने कहाँ कहाँ किया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, रेल इंडस्ट्री में। आज जो आप देखते हो इंडिया के अंदर जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई हुई रेलवेज हैं वो क्यों है, क्योंकि उनके पास लोहा था, क्योंकि उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर था पहले, और वो सारा कुछ स्टीम इंजन से शुरू हुआ। जब आपके हाथ में मशीन गन हो या अच्छी खासी राइफल और सामने वाले के हाथ में सिर्फ तलवार, तो आप कितने हजार लोग मार सकते हो इसका अंदाजा आप लगा सकते हो दूर दूर से ही। यही रीजन था कि यूरोपियन कंट्रीज और ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर इतना 200 साल तक राज करा। ऐसा नहीं था कि वो लोग हमसे ज्यादा स्मार्ट थे, ऐसा भी नहीं था कि वो लोग हमसे ज्यादा नंब गिनती में थे, बस बात इतनी सी थी कि उनके पास वो चीजें मौजूद थी जो हमारे पास नहीं था। अब जब यूरोपियन कंट्रीज ने अपनी कॉलोनीज बनाई, फ्रांस ने बनाई अफ्रीका के अंदर, ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर, ऐसे करके सबने जहां जहां बनाई, तो इन्होंने क्या मेक श्योर किया, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो ये अत्याचार करते थे लोगों पे, इन्होंने मेक श्योर करा कि इनकी इंडस्ट्रीज चलती रहनी चाहिए, क्योंकि इनको समझ में आ गया था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या फिर जो इंडस्ट्रीज है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए ये इंडिया से कॉटन लेके जाते थे, मारते थे लोगों को। फ्रांस वाले जो है वो अफ्रीका से रबड़ लेते थे। रबड़ क्यों, क्योंकि टायर बनाते थे वो। उस टाइम पे गाड़ियों का और ये चीज नई नई चीजें मोटरसाइकिल वगैरह शुरू होने लग गई थी, वहां से रबड़ लेते थे, यहाँ से कॉटन लेते थे, जहां जहां से उनको जो चाहिए था वो वहां से वो लेते थे, इंडस्ट्रीज में उसको बनाते थे, और वो हमेशा ही दुनिया से आगे रहते थे। उनका पर्पस पैसा कमाना डायरेक्टली नहीं था, इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो, लेकिन उनका मेन पर्पस था कि हम दुनिया से आगे रहेंगे। सबसे पहले जो सबसे तगड़ी गाड़ी है वो हम बनाएंगे, जो बड़ी नई नई चीजें हैं वो हम तैयार करेंगे, क्योंकि यही तो उनका तरीका था ना दुनिया से आगे रहने का। स्टीम इंजन उन्होंने पहले बना दिया, यही तो रीजन था ना कि वो तगड़े वेपन्स बना पाए। इवन आफ्टर के बाकी किंगडम्स के पास ज्यादा पैसा था, ज्यादा रिसोर्सेस थे, फिर भी वो हार गए। लेकिन जब इंसान ऐसा होता है ना कि बहुत पावरफुल हो जाए, इतना पावरफुल कि वो किसी से डिफीट ही नहीं हो रहा, तो अक्सर ऐसा होता है कि वो इंसान खुद को ही खा जाता है। और यही हुआ एक्चुअली यूरोपियन कंट्रीज के साथ में भी। पहला हुआ वर्ल्ड वॉर 1 और दूसरा हुआ वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 1 हुआ 1914 से 18 तक, दूसरा वाला हुआ 1939 से 45 तक। इस सब के बीच में इन यूरोपियन कंट्रीज को ये बहुत अच्छे से पता था, ये आपस में लड़ गए एक तो, और अच्छे खासे क्वांटिटी में लड़े, क्योंकि वैसे भी इनके साथ कंपटीशन करने वाला कोई था नहीं, और जब ऐसा होता है तो आपस में लड़ाई होना काफी ज्यादा ऑब्वियस हो जाता है। अब जब इनकी आपस में गंदी वाली लड़ाई हुई तो इनको बहुत अच्छे से पता था कि इंडस्ट्रीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो ये हमेशा जब भी एक दूसरे पे अटैक करते थे ना, तो एक दूसरे की इंडस्ट्रीज को बर्बाद करने की कोशिश करते थे। जर्मनी पे कुछ ही दिनों के अटैक्स में 20% जर्मनी की इंडस्ट्रीज जो है उनको बर्बाद कर दिया गया था। ऐसे ही जब हिटलर है तो हिटलर भी दूसरों की इंडस्ट्रीज को नहीं छोड़ेगा। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने तक इन सारे यूरोपियन कंट्रीज का हालत ये थी कि इनकी इंडस्ट्रीज जो है वो गंदे तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। हालांकि ब्रिटेन जो है वो वॉर तो जीत गया, मतलब एलाइड फोर्सेस में थे ये लोग, ब्रिटेन, सोवियत यूनियन, यूएसए वगैरह, लेकिन इस पूरे वॉर में एक्चुअली यूरोपियन कंट्रीज में ब्रिटेन जीत गया या बाकी जो भी जीत गए, जीता कोई नहीं। जीता अगर कोई तो सिर्फ यूएसए। रीजन बीइंग के ब्रिटिशर्स का तो इतना गंदा नुकसान हो चुका था कि वो $31 बिलियन के लोन में थे यूएस के। एट द सेम टाइम जब आपकी इंडस्ट्रीज जो है वो टूट फूट चुकी हो, तो $31 बिलियन का लोन आपके ऊपर होना, उल्टा आपको पैसा चाहिए उन इंडस्ट्रीज को ठीक करने के लिए। ऐसे में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ ना, तो सुपर पावर चेंज हो चुकी थी। पहले थे ब्रिटिशर्स, ब्रिटेन और सारा यूरोप, फ्रांस, ये सारे कंट्रीज। अब जो है सुपर पावर्स हो गई थी यूएसए, सोवियत यूनियन, ये दो। बाकी सब जो है वो अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे। इन यूरोपियन कंट्रीज के पास या फिर ब्रिटिशर्स और बाकी जो कॉलोनिस्ट थे ना, इनके पास इतनी पावर नहीं बची थी कि ये इंडिया या बाकी जगहों को अपनी कॉलोनी बना के रखे। सो फार सभी जगह को इंडिपेंडेंस मिलना लेट सवेर तय था। हालांकि ऑफ कोर्स फ्रीडम मूवमेंट सब जगह हुए और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब जो है यूरोपियन कंट्रीज को ये पता था
कि हमें जो है फिर से अपनी इंडस्ट्रीज को रिवाइव करना पड़ेगा। इवन आफ्टर के वॉर हो गया, सब कुछ हो गया, अब उन इंडस्ट्रीज को रिवाइव करने के लिए पैसा चाहिए। वो पैसा आया यूएसए की तरफ से। यूएसए ने एक प्लान लॉन्च किया, मार्शल प्लान। उसमें उन्होंने 13.3 बिलियन डॉलर्स, यानी आज की डेट के हिसाब से 130 बिलियन डॉलर्स दिए यूरोपियन कंट्रीज को, ताकि वो अपनी इंडस्ट्रीज को रिवाइव कर सके। पैसा तो आ गया, और पैसा आना काफी इंपॉर्टेंट बात है अपनी इंडस्ट्रीज को रिवाइव करने के लिए, लेकिन उन इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए लोग चाहिए। और यूरोपियन कंट्रीज में जिस तरह का वॉर हुआ था, तो लोगों की गिनती करोड़ों की अमाउंट में लोग मरे थे। स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर जो है सब खत्म हो गई थी, और जो लोग बचे भी थे ना, वो अब ऊब चुके थे। वो लिटरली अब बहुत कम लोग थे जो लिटरली मेहनत करके कमाना खाना चाहते थे। काफी लोग जो है वो थक चुके थे वॉर और झगड़े और इन सब चीजों से। ऐसे में इन यूरोपियन कंट्रीज को सबसे बेस्ट जो आंसर या सॉल्यूशन दिखाई दिया वो था कि जहां जहां पे इनकी कॉलोनीज थी वहां से ये वर्कर्स को लेके आए। फ्रांस जो है वो नॉर्थ अफ्रीका से लोगों को लेके आया। ब्रिटिशर्स जो है वो इंडियन और पाकिस्तानी और बांग्लादेशी को लेके आए। जर्मनी की तो सारी कॉलोनीज खत्म हो गई थी क्योंकि वो वॉर हार गया था, तो उसने टर्की के साथ एक प्रोग्राम साइन कर लिया, गेस्टर बेटर प्रोग्राम, मतलब गेस्ट वर्कर प्रोग्राम, और उन्होंने टर्की से लोगों को लेना शुरू कर दिया। और इन सब लोगों का फायदा भी बहुत हुआ। ये लोग आए और इन्होंने यूरोपियन कंट्रीज में काम किया, इंडस्ट्रीज वापस से ग्रो हुई, ये पैसे कमाते थे और अपने देश भेजते थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन फिर 1973 में कुछ दिक्कत हो गई। इजराइल और अरब स्टेट्स के बीच में एक वॉर हो गया, योम किपुर वॉर। इस वॉर में यूएसए ने डायरेक्टली सपोर्ट करा इजराइल को, और ऑब्वियसली यूएसए सपोर्ट कर रहा है तो यूरोप को भी सपोर्ट करना पड़ा। अब यहाँ पे एक बात है, क्वेश्चन है कि यूरोप को क्यों सपोर्ट करना पड़ा। यूरोपियन कंट्रीज तो अपने बारे में सोच सकते थे ना, वो इतनी तेजी से रिकवर नहीं हुए थे, यूएसए तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग था। वो हम आगे बात करेंगे उसकी। अब योम किपुर वॉर में अरब स्टेट्स को जब पता चला कि ये हमारे खिलाफ है यूएस और यूरोप, तो उन्होंने ऑयल देना बंद कर दिया, उन्होंने तेल बेचना बंद कर दिया, और जिसकी वजह से जो ऑयल प्राइसेस है वो डायरेक्टली 4 गुना हो गए। जहां $3 का एक बैरल आ रहा था, वहां $12 का एक बैरल आने लग गया। और इसकी वजह से जो यूरोप की इंडस्ट्रीज थी उनके साथ बहुत गंदा वाला क्राइसिस आ गया। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब ये क्राइसिस आएगा तो इंडस्ट्रीज जो है वो अपने वर्कर्स को हटाएंगी जॉब से, और इसकी वजह से जो यूरोपियन कंट्रीज की गवर्नमेंट थी उन्हें ये लगा कि भाई बाहर के जो वर्कर्स हैं इनको या तो यहाँ से भेजो, या नहीं भी भेज रहे हो तो नए वाले नहीं आने चाहिए, ताकि हमारे लोगों को नौकरी मिल सके, वरना उनकी नौकरियां छूट जाएंगी। इसीलिए सभी ने 1973 के आसपास अपने अपने एक्ट लॉन्च करे, चाहे वो फ्रांस हो या ब्रिटेन हो या जर्मनी वगैरह हो। जर्मनी ने अपना जो गेस्टर बेटर प्रोग्राम है उसको कैंसिल आउट कर दिया, और सबने जो है वो रोक दिया कि अब हमें नए वर्कर्स नहीं चाहिए। उन्हें लगा कि इससे सब कुछ सही चलेगा और मामला जो है वो सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन ये एक्चुअली बैकफायर कर गया, गंदा वाला। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लोग अंदर रह रहे थे ऑलरेडी इन कंट्रीज के, उनके मन में ये डर बैठ गया कि भाई अगर मैं इस कंट्री से बाहर गया तो ये मुझे वापस नहीं आने देंगे, क्योंकि इनके रूल्स चेंज हो रहे हैं। तो इसीलिए वो तो वापस नहीं गए उस कंट्री से, लेकिन उन्होंने अपनी फैमिलीज को बुला लिया। और उस टाइम ह्यूमन राइट्स और फैमिली यूनिफिकेशन लॉ, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। मतलब कोर्ट में आप जाके लड़ सकते हो कि भाई मेरी फैमिली है, मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं रह सकता, ये सारी चीजें। आपकी वाइफ है, आपके मम्मी पापा हैं जो बूढ़े हो चुके हैं, तो वो कोर्ट में हो जाता है डिफरेंट। तो इन वर्कर्स ने अपनी फैमिलीज को बुलाना शुरू कर दिया। जहां पहले जो वर्कर्स आ रहे थे एटलीस्ट वो इंडस्ट्रीज में काम करते थे कम पैसों पे, अब जो लोग आ रहे थे वो टोटली डिपेंडेंट हो गए थे इन कंट्रीज में, और वो इकोनॉमी में डायरेक्टली कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे। किसी इंसान के बूढ़े माँ बाप क्या ही कंट्रीब्यूट करेंगे। और ये जो फैमिली वाली चीज थी ये एक्चुअली और ज्यादा डेंजरस थी, क्योंकि पहले जो वर्कर्स आते थे वो टेम्पररी बेसिस पे आते थे, 5 साल 2 साल रुके फिर कहीं और देश में चले गए, और ये जो रोटेशन है ये चलता रहता था। अब अगर वो अपनी फैमिलीज के साथ आए हैं, इसका मतलब क्या है, अब वो यहाँ से नहीं जाने वाले हैं, फैमिलीज के साथ आए हैं, और उनके जो बच्चे पैदा होने वाले हैं जो यूरोपियन कंट्रीज में पैदा होंगे वो यूरोपियंस होंगे, वो उस पर्टिकुलर कंट्री के सिटीजन्स होंगे। और आज जो हम देखते हैं ना कि जो लंदन के मेयर है सादिक खान, ये एक्चुअली उसी टाइम पे जो माइग्रेशन हुई थी उसी में ही इनके फादर वगैरह आए थे, और फिर ये इनका जो जन्म है वो वहीं हुआ, और उसके बाद ये अब आज की डेट में लंदन के मेयर है। यहाँ तक भी चीजें जो है वो मैनेज करी जा सकती थी यूरोप में। हालांकि कल्चर चेंज हो रहा था, डेमोग्राफिक्स चेंज हो रहे थे, और जो प्रेशर है वो इकोनॉमी पे बढ़ रहा था, क्योंकि अब जो लोग माइग्रेट करके आए थे वो सारे वर्कर्स नहीं थे, वो वर्कर्स के साथ साथ उनकी फैमिली मेंबर्स भी थे जिनकी गिनती और ज्यादा होती थी। मतलब एक वर्कर है तो उसके साथ में 5 या 6 फैमिली मेंबर्स। फिर शुरू हुआ रेफ्यूजी क्राइसिस। पर बात यह है कि 1970 से पहले जो भी माइग्रेंट्स आ रहे थे वो वर्कर्स आ रहे थे जो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से मान लो कि यूरोपियन कंट्रीज को फायदा पहुंचाने आ रहे थे। लेकिन रेफ्यूजीज जो है वो यूरोपियन कंट्रीज के किसी भी काम नहीं आने वाले हैं सो फार। लेकिन फिर भी यूरोपियन कंट्रीज को रेफ्यूजीज को लेना पड़ा, और मोस्टली रेफ्यूजीज जो आए वो मोस्टली मुस्लिम्स हुआ करते थे। इससे पहले जो
माइग्रेंट्स आते थे वो मिक्स थे, क्रिश्चियंस, हिंदू, मुस्लिम, सिख सब मिला के। अब जो रेफ्यूजीज मोस्टली आए वो मुस्लिम्स थे। क्यों? क्योंकि मेजर जो केओस दुनिया में हो रहे थे वो सब मेजर मुस्लिम्स कंट्रीज में हो रहे थे। जैसे कि इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ ईरान में 1979 में, यूगोस्लाव वॉर्स हुए पूरे 10 साल 1991 से लेके 2001। 1991 में गल्फ वॉर, 2001 में अफगानिस्तान पे इन्वेजन, 2003 में सद्दाम हुसैन, और ये सारा कुछ होता चला गया। और ये सारा कुछ जब जब होता था तो यूरोप की तरफ में रेफ्यूजीज भागते थे और यूरोपियन कंट्रीज को उन रेफ्यूजीज को रखना पड़ता था। फाइनली आज की डेट में सिचुएशन ये है मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज की कि इतने सारे बाहर के लोग हैं जो उस पर्टिकुलर देश के नहीं है, माइग्रेंट्स है, कि अब उनकी इकोनॉमी को ऊपर ले जाना तो छोड़ो, वो उनकी इकोनॉमी पे सो फार अगर आप क्यूमुलेटिव एवरेज निकालोगे तो दे हैव बिकम द बर्डन ऑन द इकोनॉमी। हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर्स और यूरोज जो है वो हर कंट्री खर्च करता जा रहा है ताकि वो रेफ्यूजीज और माइग्रेंट्स को जो है वो एक नॉर्मल बेसिक जिंदगी दे सके, जबकि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। पर सवाल ये आता है कि माइग्रेंट वर्कर्स को लेना वाज फाइन क्योंकि उन्हें अपनी इंडस्ट्रीज को ठीक करना था, पर रेफ्यूजीज को लेना क्यों जरूरी पड़ा? क्योंकि जब यूएस ने मार्शल प्लान में 130 बिलियन डॉलर्स दिए थे तो उसने ऐसे फ्री में नहीं दिए थे, उसके साथ कंडीशंस अटैच्ड थी। उसके साथ ये था कि अमेरिका जो है वो यूरोप के अंदर बिजनेस करेगा, यूरोप जो है वो अमेरिका के अंदर बिजनेस करेगा, और जब दोनों के बिजनेस जो है वो अटैच्ड होंगे तो दोनों के इंटरेस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली अटैच्ड हो जाएंगे। अब इंटरेस्ट अटैच होने के बाद में जब जब जहां जहां केओस होगा उसका नुकसान डायरेक्टली यूएसए को कभी इतना नहीं पहुंच सकता, क्योंकि यूएसए जो है वो हमेशा समुद्र की वजह से लैंड लॉक्ड है। समुद्र की वजह से यूरोपियन, मिडिल ईस्ट और मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज से बहुत दूर है, और यूरोप जो है वो पूरा उसके अंदर। तो जब जब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी वो यूरोप को फेस करनी पड़ेगी, यूएस को नहीं। यही रीजन है कि 2016 तक सिर्फ 18,000 या 16,000 सीरियन रेफ्यूजीज गए थे यूएस के अंदर और मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज गए यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। यूएस ने यूरोप की हेल्प में एक ऐसी मेथोडोलॉजी या एक ऐसा धागा फंसा दिया कि यूरोप की नीड, यूरोप की जरूरत, यूरोपियन कंट्रीज की जरूरत यूएसए की चाहत के इक्वल हो गई। नेटो की जब फॉर्मेशन हुई उसको फंड करने वाला यूएस था। मतलब स्टार्टिंग से लेके बहुत लंबे टाइम तक 80% 90% जो उसकी फंडिंग है वो यूएसए से आती रही। और जब आपकी सिक्योरिटी ही यूएसए फंड कर रहा हो तो आप ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि आप उस देश के साथ मिलके ना चलो, आप अपने खुद के पर्सनली कुछ डिफरेंट डिसीजंस ले लो। आज की डेट में यूरोप के साथ इशू ये है कि जिस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को या इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए उन्होंने सब कुछ किया, वो इंडस्ट्रीज तो खैर ज्यादातर चाइना और आने वाले टाइम में इंडिया और बाकी जो देश है जहाँ पे चीप लेबर है, जहाँ पे रॉ मटेरियल सस्ता मिलता है, वहाँ पे शिफ्ट हो गया। लेकिन जो वर्कर्स हैं वो अभी भी यूरोप के अंदर है, और रेफ्यूजीज जो हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। और प्रॉब्लम यह है कि अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, कल्चर्स चेंज हो चुके हैं, और जो चेंज हो चुके हैं वो बहुत इरिवर्सिबल है।